ट्रांसफर। अब जो हमारा हीट ट्रांसफर है जनरली, ये क्या चीज होती है? ठीक है, सुनने में देखने में बहुत इजी लगता है। ये कहते हैं लोग हीट ट्रांसफर क्या है, ठीक है, फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट by various different ways is called heat transfer। क्या है हीट ट्रांसफर? सब बच्चे सुन पा रहे हैं ना मुझे और देख पा रहे हैं अच्छे से वीडियो को? यस सर। ओके, जो बच्चे हाल ही फिलहाल में ज्वाइन हुए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हीट ट्रांसफर आज हम पढ़ रहे हैं। और हीट ट्रांसफर क्या है, एक बार आप इसकी डेफिनेशन लिख लो प्लीज बच्चों। देखो बच्चों, हीट जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है वो तीन अलग अलग तरीके से जाती है, जिसे हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर होता क्या है? फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय वेरियस डिफरेंट वेज, बाय वेरियस डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके से हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और उसके अंदर सबसे पहला जो आता है वो आता है कंडक्शन, दूसरा आता है कन्वेक्शन और तीसरा आता है रेडिएशन। आप इन सबकी प्लीज डेफिनेशन पहले अच्छे से लिख ले, क्योंकि इनकी डेफिनेशन जरूर आएगी एग्जाम में, जो भी अगर आपसे पूछा जाएगा। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है। कंडक्शन है ट्रांसफर ऑफ हीट बाय पार्टिकल वाइब्रेशन और कोलिजन विदाउट, कॉमा डाल के, विदाउट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। कोई वर्ड ना समझ में आया ना बच्चों, आप मेरे से एक बार पूछ लेना वो वर्ड। इसमें ट्रांसफर ऑफ हीट बाय टेकिंग काइनेटिक एनर्जी in which particle actually move from hot to cold. Transfer of heat by electromagnetic wave, transfer of heat by electromagnetic wave which form
ड्यू टू एक्सेलरेशन और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी बच्चा नोट कर ले प्लीज अपना नाम बोल दे कि सर मैंने नोट कर लिया। मेहुल। मेहुल। उसे पता भी लग जाएगा कि कौन कौन लोड कर रहा है। सर थर्ड में विच फॉर्म के बाद क्या है? किसके बाद? किसके बाद? विच फॉर्म के बाद रेडिएशन में। विच फॉर्म ड्यू टू एक्सेलरेशन और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके सर। कुशान। सर यश। यश, वेरी गुड। सर आकाश। आकाश। ईरा आप लिख रहे हो? यस सर। मर्जिया, मारिया सब सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। यस सर। सर साक्षी। साक्षी लिख लिया, वेरी गुड साक्षी। डन सर। डन सर। सर डन श्रेष्ठ। रेडिएशन में लास्ट बता दोगे? हाँ, इलेक्ट्रॉन ऑफ से पहले क्या लिखा है? एक्साइटेशन विच फॉर्म ड्यू टू एक्सेलरेशन और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हम इन तीन चीजों को डायग्राम से समझेंगे। किससे? डायग्राम से। बच्चों, मैं जो इस चीज इसके नीचे बनाना वाला, आप इसके नीचे बनाना, मैं ऊपर डायग्राम बना रहा हूं। क्लियर है? आप इसी के नीचे बना लेना जो मैं डायग्राम्स बनाऊं। पर डायग्राम बनाने से पहले आपको उस चीज को समझना है। क्लियर है? हर्षिता नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन? यस सर। अच्छा, आप सुन पा रहे हो ना? यस सर। ठीक है। तबीयत खराब है? सर थोड़ा कोल्ड हो रखा है। ठीक है। देखो, मैं इन सबका डायग्राम बनाऊंगा। कंडक्शन का जो मेन एग्जांपल है ना, वो होते हैं मेटल्स, ठीक है, एंड सॉलिड बॉडीज। कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। क्या जो मेटल होता है वो टाइटली पैक्ड होता है या सॉलिड टाइटली पैक्ड होता है? बचपन में सुना आपने? टाइटली पैक्ड का मतलब क्या होता है यश? पार्टिकल पास में। फोर्स अट्रैक्शन। तो क्या उनके अंदर मूवमेंट करने का स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में? नहीं होता। क्या है, मान लो एक रॉड है। किसकी रॉड है? मेटल की। किसकी? चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं कड़छी का। आप सबके घर पे होगी एक कड़छी, वो देना है तड़का देने वाली कड़छी। किस किसके घर पे? यस सर। सभी के घर पे। जिसको हम यहां से हीट करते हैं, तो मुझे बताओ क्या ये पीछे भी थोड़ी थोड़ी गर्म हो जाती है? क्या हम यहां टच करेंगे तो गर्मी होगी? यहां पे होएगी, इधर होएगी, पर पीछे जाते जाते थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। इतना भी नहीं है कि ठंडी होगी, पीछे भी गर्म होती है, पर उतनी गर्म नहीं जितनी आगे होती है। तो पता है क्या होता है एक्चुअली में? मान लो ये बहुत सारे पार्टिकल हैं, सब सॉलिड के हैं, ये मेटल के सॉलिड के पार्टिकल। आप यहां से 1000 जूल दे रहे हो। क्या दे रहे हो? हीट दे रहे हो। क्या दे रहे हो? हीट। सही है। तो यहां टेम्परेचर T1 है इस जगह पर, और इधर है T2। क्लियर है? कहते हैं कि मैं जो यहां हीट दूंगा,
पहले तो मैं खुद गर्म हो जाऊंगा, फिर मैं आगे हीट वाइब्रेशन या कोलिजन से, मैं उस पास वाले बाजू के पार्टिकल के साथ टकराऊंगा और उसमें अपनी हीट सारी डाल दूंगा। फिर क्या होगा, वो आगे वाले से टकराएगा। पर एक बात बताऊंगा, जितना मेरे पास पावर है ना, उतनी आगे वाले के पास पावर नहीं होगी, क्योंकि पता है मैं तो सारी पावर अपनी ले लेता हूं, बची कुची में आगे दे रहा हूं, फिर वो बची कुची आगे दे रहा है। समझ रहे हो आप लोग? तो इसलिए आगे जाते जाते क्या हो रहा है, थोड़ा ठंडा हो रहा है। कौन समझ पा रहा है? क्या चीज समझ पाए बताओ? कि हीट आगे ट्रांसफर हो रही है बाय द कोलिजन या फिर वाइब्रेशन से। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप आराम से सो रहे हो, क्या हो, सो रहे हो, और कोई जोर से आपको चाटा मारे, सही है, क्या वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी? क्या हीट अप हो जाओगे आप? हीट जब नहीं, गर्म हो जाता है वहां पर। कौन समझ रहा है? क्योंकि वहां कोलिजन के कारण गर्मी हुई है। क्या हुई है? सही है, हम भी गर्म हो जाएंगे और वो सामने वाला भी हो जाएगा। इससे बोलते हैं पार्टिकल कोलिजन। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वाला आगे ट्रांसफर करेगा, ये आगे, पर आगे जाते जाते अगर यहां 100 डिग्री है तो वह 40 ही पहुंचेगा। क्लियर? समझ गए? कौन कौन समझ गया कंडक्शन? सही है। और जितनी बड़ी आपकी कड़छी होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में उसे हीट को पीछे तक। और बड़ी कड़छी होगी का फायदा क्या, आपका नहीं जलेगा। जैसे मान लो आपके पास, आप कोई खाना बना रहे हो और आपके घर पे कड़छी नहीं है, चम्मच है, तो क्या चम्मच से हिलाना पसंद करोगे आप? क्यों नहीं? बहुत जल्दी, क्योंकि साइज छोटा होने के कारण पार्टिकल बहुत जल्दी हीट कर देंगे उसे। समझ गए? कौन कौन समझ गया? तू बता। हाँ, वो जो आपने बताया जो कच्ची पूरी मतलब पीछे कुछ लगा नहीं है, बिल्कुल मेटल की है। हाँ, पूरी मेटल की तो थी। लगा रहता ना? नहीं, हमारे घर पे जो है ना प्रॉपर पीछे तक मेटल तक की है। किस किस के घर पे है? पर मेरा लगा हुआ है पीछे। तो आप यार पैसा पैसा बोलता है यार, सही है। हम लोग तो नॉर्मल। फोन मेरे को कॉलेज में भी है। तो यहां से आपने हीट करना शुरू किया, हीट फ्लो करते हुए आगे जाएगी। और वो कैसे? क्या इसमें एक वर्ड याद रखना है, ये वाली लाइन, इसका मतलब क्या है? इनके बीच में मेजर डिफरेंस में ये लाइन जरूर लिखनी होती है। ये अगर आप नहीं लाम लिखते हो कोई मतलब नहीं है फिर इस डेफिनेशन को लिखने का। इसमें क्या है? विदाउट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रही है, पर पार्टिकल एक्चुअली में मूव नहीं कर रहा। ऑनलाइन में समझ गए? क्या पार्टिकल एक्चुअली में मूव किया? सर एक्चुअली मूव करने का मतलब जानते हो? क्या पार्टिकल खुद यहां से वहां तक हीट लेके गया? समझ में आया? ये इस तरीके से कि मेरे पास एक केक है और मुझे वो केक वहां पहुंचानी है। उस केक के बहुत सारे पीस हो रखे हैं। अब मैं बोलूंगा लो अपना पीस खाओ और आगे दे दो, तो पीछे केक को कम ही पहुंचेगी ना। चलो इसको ऐसे समझो कि कई बार हमें पेपर बांटने होते हैं स्कूल में। पेपर कहते हैं भाई तू अपना हिस्सा रख ले और आगे वाले को, कैसा सुना है? क्योंकि मैं खुद जब देने जाऊंगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू मैं अगर एक इसको दे दूं, बोल दूं 5 इसको दे दूं, तो 5 में से ये पैर रख के 4 आगे दे देगी। समझ लो? कौन समझ रहा है इस बात? आयुष, अंश, कोई दिक्कत आप लोगों को यहां तक? अब आते हैं कन्वेक्शन में। क्या कन्वेक्शन में एक्चुअल पार्टिकल का मूवमेंट होगा? इन विच पार्टिकल एक्चुअली मूव फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। इस चीज को समझना ध्यान से। ये एक पतीला है, एक चीज बता दूं आपको, इसके एग्जाम्पल रहेंगे फ्लूइड्स, और फ्लूइड्स में मतलब दोनों लिक्विड और गैस इसी का एग्जाम्पल रहेगा, और फ्लूइड भी इसी का एग्जाम्पल रहेगा, लिक्विड भी इसी का एग्जाम्पल रहेगा। क्लियर? मेटल और सॉलिड बॉडी इसमें आ गई थी, इसमें क्या आ गया? लिक्विड और गैस। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? काव्यांश इधर ध्यान से देखना, बहुत सारा पानी है। क्लियर? ऊपर तक पानी भरा हुआ है। क्लियर? पहले आपको मैं एक चीज नोट करवा दूं, हॉट
hot layer of fluid is less denser compared to cold layer. What does it mean? मतलब कि पहले आप मेरे को एक बात बताओ, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? इतना आपने बचपन में सुना है कि जैसे लकड़ी की डेंसिटी कम होती है तो वो पानी पे फ्लोट करता है। ऑयल और पानी में से, सब चुप रहेंगे, ऑयल और पानी में से कौन ज्यादा डेंसर होता है? ऑयल ना? पानी क्यों? आप बताओ पावनी, आप सही बताओगे जो बताओगे। वेरी गुड, पानी ज्यादा डेंसर होता है। क्योंकि पानी ज्यादा डेंसर होता है, रीजन है क्योंकि पानी नीचे सेटल डाउन होता है और ऑयल उसके ऊपर फ्लोट करता है। वैसे ही लकड़ी कम डेंसर होती है एज कंपेयर टू किसके? किसके? वाटर के। तो हॉट लेयर ऑफ फ्लूइड इज लेस डेंसर देन कोल्ड लेयर। श्रेष्ठ है क्या? श्रेष्ठ? यस सर। ठीक है, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, आप मुझे एक बात बताओ, सही है, गरम लेयर डेंसर कम कैसे हो गई और ठंडी लेयर डेंसर कैसे हो गई? सर उसमें एनर्जी कम है। नहीं, एनर्जी का चक्कर नहीं है, पार्टिकल का चक्कर है। एक्चुअली में सॉलिड में पार्टिकल पास पास है और फ्लूइड जो सॉलिड सॉरी हॉट में पार्टिकल दूर दूर है और कोल्ड में पार्टिकल। दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? एक तो दिल्ली ज्यादा एल्टीट्यूड पे नहीं, थोड़े लोअर रीजन पे। दूसरा, दिल्ली में सर्दी पड़ती है, सर्दी पड़ने के कारण यहां फॉग बनता है। फॉग बनता है प्लस पॉल्यूशन है यहां पर, और प्लस आसपास वो जो पराली जलाते हैं उसका स्मोक आता है। ठीक है, तो स्मोक हो गया एक फॉग हो गया और एक हो गया पॉल्यूशन। तीनों अलग अलग आपको मैं बता दूं, ये तीन चीज है। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स में होगा उसके पास सल्फर की गैसेस, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स, है ना। स्मोक तो आप जानते हो CO2, और फॉग आप जानते हो वाटर के वेपर। तीनों मिल जाते हैं और ठंडी होने के कारण वो हवा में और ऊपर ना जा नहीं पाते। क्यों नहीं जा पा रहे हवा में और ऊपर? क्योंकि आपको पता है ठंडी चीज की डेंसिटी कम है, तो वो वहीं घूमते रहता है। आज अगर आप सुबह सुबह निकलते, मैं सुबह सुबह निकला तो मैंने एक चीज देखी कि आज पॉल्यूशन बहुत कम था। इतने दिन बारिश होने के कारण क्या क्या कम हो गए थे? बिल्कुल सॉरी, फॉग तो थी, ये दो चीजें कट गई तो सिर्फ क्या बची? फॉग थी बट देयर इज नो पॉल्यूशन, जिसके कारण धूप आई। आज अच्छी खासी धूप आई और सब एकदम एनवायरनमेंट बहुत जबरदस्त हो गया था आज। किसने देखा ये? आज का एनवायरनमेंट अगर आप बाहर रहते, बाहर धूप में जाते तो प्योर एनवायरनमेंट था। रीजन ये सब चीजें नहीं थी। आज क्या नहीं थी? बारिश के कारण ऐसा हो पाया। वैसे आप समझ पा रहे हो, और जब बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती तो ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना देती हैं? इसीलिए दिल्ली में पूरी जनवरी के अंदर, पिछले साल अगर आप देखते, पिछले साल बारिश नहीं हुई थी तो आप देखते कि अजीब सा काला काला रहता है। क्योंकि पता है हम लोग कोल्ड एनवायरनमेंट में रहें, कोल्ड एनवायरनमेंट में कंडेंस हो जाती चीजें और फैलती नहीं है। समझ गए? परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन दिल्ली। मैं आपको बताता हूं कैसे। जब हम किसी भी पानी को गर्म करते हैं नीचे से, तो ये वाली पहली लेयर बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? हॉट, और ये ऊपर आ जाती है। तो इसके बाद जो कोल्ड वाली है वो नीचे रह जाती है। कोल्ड वाली क्या रह जाती है? नीचे। अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ होगा कि आप नहाने गए, ऊपर का आपने एक मग्गा डाला, गर्म था वो, 2-3 मग्गे के बाद आपने कहा ये ठंडा पानी कैसे आ गया? किसके साथ हुआ है? यस सर। ये सब छोड़ो, आप बताओ। और किसके साथ हुआ है? लगभग अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना, कई बार हम क्या करते हैं, मजाक मजाक में पानी गर्म था अच्छा भला, हम खुद ही उसे ठंडा कर लेते हैं और ऊपर उंगली रखते हैं कि हमारे बराबर जितना हो गया, हमें लगता है हाँ हमारे बराबर जितना हो गया। वो पहला 2-3 मग डाला, उसके नीचे देखा तो क्या पड़ा है? ठंडा। किसके साथ हुआ है नॉर्मली?
तो ये जनरली एग्जाम्पल किसका है? कन्वेक्शन का। हाँ डेफिनेटली होता है। अच्छा सर रेफ्रिजरेटर में गर्म का होता रेफ्रिजरेटर में पता है सबसे पहले ऊपर एक बर्फ की आइस बन जाती है, नीचे पानी पानी रहता है, तोड़ के अंदर देखता रहे बर्फ जमी नहीं, किसके साथ हुआ है? हाँ तो बेसिकली हॉट लेयर ऑफ फ्लूइड इज लेस डेंसर देन कंपेयर टू कोल्ड लेयर, और इसी पे काम करता है कन्वेक्शन। क्या काम करता है? कन्वेक्शन में क्या होता है कि पार्टिकल हॉट टू कोल्ड मूव करते हैं। क्या करते हैं? हॉट टू कोल्ड मूव करते हैं। सही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अभी देखो, मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग अभी बहुत गर्म है और बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है, तो जब भी हम बहुत ठंड में अपना मुंह खोलते हैं ना, तो हमारे मुंह से गर्माहट निकलती है। किसके फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में। किसके साथ हुआ है? होता ही अक्सर सुबह सुबह आप उठ जाओ और बड़ी ठंडी में जाओ। सही है। जैसे इस लड़की का बताता हूं, कांच होते हैं, कांच पे शीनू लव चीना ऐसे करती है, देखा है ऐसे लोग करते हैं, कांच पे लिखा तो उसका मेन रीजन क्या है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन अब है क्या? जिसमें आप क्या करते हो? गर्मी लेते हो तो पार्टिकल्स क्या ले लेते हैं? काइनेटिक एनर्जी, और खुद मूव करना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। क्लियर है बात समझ में? आपने जिस चीज को गर्मी दी, उन्होंने क्या ले ली? काइनेटिक एनर्जी, और वो ऊपर उठ गए। सेम इस प्रिंसिपल पे काम करता है सैनिटाइजर। कौन? आप सैनिटाइजर लगाते हो, वो आपकी क्या लेता है? सैनिटाइजर। इन दोनों में से किसी एक केस में आएगा, इट इज अ फ्लूइड, और बाद में क्या बन गया? उसने आपकी बॉडी से हीट ली, खुद इवोपरेट हो गया, नीचे क्या छोड़ गया? ठंडा ठंडा पेट्रोल हो गया। किसने देखा ये सब? कोई डाउट तो नहीं आपको कन्वेक्शन में, जिसमें आप खुद हीट लेके काइनेटिक एनर्जी लेके उड़ जाओगे और जो पीछे रह जाएगा वो ठंडी चीज रह जाएगी। समझ गए? तो मुझे बताओ, हाँ, एक बार मुझे मैं बता दूं, चाय का ठंडा होना किस में आएगा? चलो ठीक, अब बताओ कि ईशान बोलो। सर कभी कभी क्या, हमेशा ही सर, जब हम नहाते हैं तो सर में डालेंगे तो गर्म पानी होगा, पैर तक पहुंचते पहुंचते ठंडा हो जाता है। ये भी बात सही है, क्या दिमाग लगा दिया इसने। एक बात बोली है, शायद तुमने नहीं नोटिस करी होगी, जब हम पानी सर पे डालते हैं एकदम से, या बॉडी के यहां डाल रहे हैं, यहां वो बहुत गर्म लग रहा है, फिर नीचे आते आते ठंडा हो जाता है। दिमाग तो सही लगा दिया इस बंदे ने, क्योंकि आपको पता है ना, वो ऊपर वाले पार्टिकल ने हीट एब्जॉर्ब कर ली और नीचे तक आते आते ठंडा। समझ गए आप लोग? ये चक्कर होता है कि पानी जहां डायरेक्ट डालते हैं ना, वहां गर्म रहता है। समझ गए? तो कोई दिक्कत आपको कन्वेक्शन में, इसके एग्जांपल में? अगर आप थोड़े ज्योग्राफी में, आपका हाथ एकदम सॉलिड है, कौन कौन की ज्योग्राफी बहुत अच्छी थी 10 तक? जियो। कोई बच्चा ऐसा नहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन में जिसका जियो अच्छा? सर ये जियो क्यों नहीं अच्छा होता बच्चा का? थोड़ा बहुत क्या है? हिस्ट्री। पर जियो में एक्चुअली में अगर आप जियोग्राफी ध्यान से पढ़ो तो उसके अंदर काफी ज्यादा आपने लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस पढ़ी होगी। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है ना, वो पता है किस चीज को बताती है? वहां है ना, बाकी जगहों से एयर कन्वेक्ट होके ऊपर जाके आती है। जो जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है उसका बहुत मजेदार मतलब है, आपने ऐसे सुना होगा, इस तरीके से देखा आपने? जियोग्राफी में ऐसा किसने देखा है? सही है। इसका हर एक पॉइंट पता है आपको? जो हर एक पॉइंट होता है, वहां पर ऊपर से ऐसे नीचे से एयर वेपराइज होके आके ऊपर एक प्रेशर डेवलप होता है उस पॉइंट पर, और वहां पर फिर बारिश होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सही है। और इस चीज को उन्होंने समझाया भी है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। सुना है आप लोगों ने? ये नीचे से यूं आके वहां कंडेंस होती है, ऐसे और ऐसे, इधर भी ऐसे और इधर। समझ रहे हो आप? ये बहुत ही अजीब सा फिनोमिना होता है, जिसलिए जो जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, यहां पर अक्सर बहुत ज्यादा बारिश होती है। आप कभी नोटिस करना, कुछ कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां बहुत ही बारिश होती है। किसको पता है वाली बात?
और कुछ कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां बारिश बहुत रेयर होती है, और उसके पीछे जिम्मेदार होती है लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल लाइंस। सही है, इनका छोटा मोटा मतलब नहीं है। जो लोग असली अर्थ में जियोग्राफी पढ़ते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होते जो यूपीएससी या ऐसे, इनके अंदर जियोग्राफी में से सबसे खतरनाक क्वेश्चन आता है। तो कोई बंदा इसको सेलेक्ट करना पसंद भी नहीं करता, क्योंकि रीजन है कि इसमें काफी ज्यादा डेप्थ में बताया जाता है कि एयर प्रेशर कहां से रिलीज होता है, कौन सा पर्टिकुलर स्टेट से रिलीज होता है और कहा। मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल देता हूं। दिल्ली में जो हमारा ईस्टर्न दिल्ली है, इधर इतनी बारिश नहीं होती जितनी आपको बता दूं साउथ दिल्ली में होती, क्योंकि साउथ दिल्ली एक हाई एल्टीट्यूड वाला रीजन है। आप एक जगह जाना, क्या नाम है, आप कभी गए हो, उसका नाम है गार्डन ऑफ 5 सेंसेस, कभी नहीं गए? तो आप कभी उस जगह पर जाना, गार्डन ऑफ 5 सेंसेस, और उसके अंदर बहुत अंदर तक जाना। उस गार्डन में आप एक जगह ऐसे पहुंच जाओगे, मतलब वो एक पहाड़ पे बना हुआ है गार्डन ऑफ, उस जगह पर आप जाके आप देखोगे कि आपको कुतुब मीनार सब चीज, आप बहुत ही हाइट पर हो उस पर। अक्सर वहां पर दिल्ली के उस जोनल में बारिश होती ही रहती। क्लियर है? तो कन्वेक्शन को समझने के लिए मैं आपको एक टॉपिक दूंगा, आप नेट पे जरूर सर्च करना। नेट पे एक चीज सर्च, हाउ सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग विंड्स ऑन अर्थ। तो आप ये थोड़ा डीप में पढ़ोगे, वैसे ज्योग्राफी का टॉपिक है पर आपको अच्छा लगेगा इसको पढ़ के। हाउ सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग विंड्स ऑन अर्थ। पता है, सन ना हो ना तो हमारे अर्थ पर विंड्स भी नहीं बनेंगी। विंड्स जानते हो, मतलब हवा, मतलब हमारे अर्थ पर हवा बनाने के लिए भी कौन जिम्मेदार है? सन। कितनी अजीब बात नहीं है? सुबह वगैरह छोड़ो, मैं बता दूं मेन बात कि हमारी सन ही सारी विंड्स कंट्रोल करता है। इस तरीके से समझो कि अभी के टाइम पर हमारे यहां सर्दी है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी चल रही है, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विंड आ रही है और वो वहां यहां की तरफ आती आती ठंडी पड़ रही है। पर अब जब हमारे यहां गर्मी चलेगी तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाएगी? ठंडी। देख पा रहे हो कैसा वाइस वर्सा काम चल रहा है? तो ये आपको चीज समझनी पड़ेगी, इसके लिए आप एक टॉपिक पढ़ना जरूर। क्लियर? समझ में आ जाए तो मेरे को बताना। अब आते हैं रेडिएशन। ये मेरा पर्सनल बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। अक्सर हम इसे समझ नहीं पाते, पर ये मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे बनती है रेडिएशन। सही है? रेडिएशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट बाय विच फॉर्म्स ड्यू टू एक्सेलरेशन और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं बताऊंगा अभी, पूरा यहां डायग्राम बनाऊंगा समझाने के लिए आपको। आप इसके अंदर एक और लिखना, इन दोनों को चाहिए। इसको कैसा मीडियम चाहिए? सॉलिड मीडियम। इसको कैसा मीडियम चाहिए? लिक्विड और गैस। अब मैं आपको बता दूं, ईएम वेव्स क्या है? वेव्स या रेडिएशन बोलो आप लोग। रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए। अब मुझे बताओ, सन से जो लाइट आ रही है वो कंडक्शन है या कन्वेक्शन है? कंडक्शन कैसे? कोई लोहा आ रहा है सन से, कोई एयर आ रही है, आपको समझ में आ रही है? सन से सिर्फ और एक ही चीज आती है, वो क्या आती है? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सही है? कुछ आपको एग्जांपल देता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। विजिबल लाइट बहुत ही छोटा पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विजिबल लाइट बहुत ही क्या है? छोटा पार्ट। जो आप विजिबल लाइट देखते हो ना, सन से जो रोशनी आ रही है, क्या आ रही है? वो क्या है? एक टाइप की इंफ्रारेड। क्या? इंफ्रारेड। यूवी, एक्सरे, गामा रे, किसने सुना है? इन दोनों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें किससे प्रॉब्लम है? एक्सरे, गामा रे और यूवी रे। यूवी रे तो आप जानते हो कितनी हार्मफुल है।
सही है। मैं आपको बता देता हूं, आपने ओजोन लेयर डिप्लीशन सुना है? क्या वो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट है? यस सर। यस सर। क्या हमें आज भी उससे डरना चाहिए? मैं आपको बता दूं, अब ऐसी कोई भी चीज नहीं। 2006 के बाद जो हमारी यूवी जो ओजोन लेयर है वो दोबारा सही होने लगी। तो आजकल कोई भी बात नहीं करता अल्ट्रावायलेट मतलब बेसिकली ओजोन लेयर डिप्लीशन। आज के डेट पर वो बड़ा हमारे लिए हजार्ड नहीं है, मतलब ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। आज के डेट पर ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बड़ी बात है, समझ में? अब मैं आपको बता दूं, इसका 2080 से लेके 2096 तक बहुत ज्यादा फैल रहा था, ये बहुत बढ़ रहा था। क्या बढ़ रहा था? ओजोन लेयर डिप्लीशन। अरे सर 1980s से लेके 1996 तक बहुत ज्यादा बढ़ रहा था ये। और इसमें मैं आपको बता दूं, सुनो ध्यान से थोड़ा समझना। उस टाइम पर क्या होता था कि पूरा एक ओजोन होल हो जाता था, जिसमें ओजोन लेयर कुछ होल में होती ही नहीं। उससे सारी जो लाइट आती थी ना, वो कौन सी आती थी? यूवी रेडिएशन। और एक साथ पता है पूरे पूरे ग्रुप के लोगों को स्किन कैंसर हो गया, एक साथ लोगों को। क्योंकि पता है उससे सारी लाइट आती, जो भी उसके कांटेक्ट में आता, सनबर्न नहीं, डायरेक्ट स्किन कैंसर। सुना? क्योंकि बहुत, और रेटिना में चले जाए तो रेटिना कैंसर, आईज कैंसर। तो रेडिएशन कोई मजाक नहीं होती, ये बहुत ही क्या है, हार्मफुल इफेक्ट है। अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे बनती है, बनने का इसका प्रोसेस क्या है। 2 मिनट रुक जाओ प्लीज। ये न्यूक्लियस है, क्या है? कोई भी न्यूक्लियस ले लो, नॉर्मल हाइड्रोजन ले लो। क्या ले लो? हाइड्रोजन एटम। क्या हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है? सही है। उसकी के शेल होती है कि नहीं होती? होती होगी। हाइड्रोजन का ये वो इलेक्ट्रॉन है जो रोटेट कर रहा है। इसको मैं बोलूंगा ग्राउंड शेल। क्या बोलूंगा? ग्राउंड शेल। बाहर से अगर कोई भी हीट एनर्जी आए, क्या आ जाए? और इस हीट एनर्जी को कैसे ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले? क्या कर ले? अगर इस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले, पता क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रॉन इसे एब्जॉर्ब कर लेगा, अपना क्या बढ़ा लेगा? इसे बोलेंगे एक्साइटेड शेल। मतलब एक्साइटमेंट आ गई। क्या आ गई? एक्साइटमेंट क्या होता है? नॉर्मल वो पहले ऐसे ही एक बोरिंग लाइफ, क्या? ग्राउंड लाइफ। मतलब ये न्यूक्लियस उसके अराउंड चक्कर लगा रहा है। बाहर से उसे कैसे मिली एनर्जी? कौन सी एनर्जी? रेडिएशन बोला डायरेक्टली। रेडिएशन अभी बनी नहीं है, अभी उसे क्या मिल रही है बाहर से? इलेक्ट्रिक एनर्जी, सॉरी हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक भी हो सकती है। हीट एनर्जी मिली। हीट एनर्जी मिलते ही जो इसका बेसिक स्टेट था उससे वो थोड़ा और बड़े बड़े चक्कर लगाने लगा। पर न्यूक्लियस को ये मंजूर, न्यूक्लियस कहता है वापस आ जा बेटे घर को। मतलब न्यूक्लियर पावर जानते हो, न्यूक्लियर फोर्स इज द हाईएस्ट फोर्स। न्यूक्लियस उसे दोबारा बुलाता है कि भाई कहां जाओ? ग्राउंड स्टेट पर। तो वो पहले तो एनर्जी लेके चला गया था, अच्छा बोला। इसने बाहर से क्या ली थी? हीट एनर्जी गेन की थी, और ये ऊपर चला गया था एक्साइटेड। दोबारा वापस ये क्या आएगा? एक्साइटेड से ग्राउंड। दोबारा समझाता, एक इलेक्ट्रॉन है बस चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, न्यूक्लियस कह रहा हूं। बाहर से उसने क्या गेन की? हीट एनर्जी। कौन सी? बोलो, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी गेन की और अपना एक्साइटेशन कर लिया, मतलब बड़ा बड़ा चक्कर लगाने लगा। एनर्जी ज्यादा मिल गई अब उसे। पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कहेगी वापस आ भाई। और जैसे ही वो वापस आएगा, आपको पता है एनर्जी रख नहीं सकते, अब इतनी एनर्जी आपको रिलीज करनी पड़ेगी। और वो एनर्जी आप रिलीज करोगे किसके फॉर्म में, पता है आपको? रेडिएशन के फॉर्म। अब वो कोई सी भी हो सकती है, इनमें से कोई सी भी हो सकती है। समझ गए? दैट कैन बी विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, एक्सरे, यूवी रेज, गामा। हाँ, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, वो तो रेडियो वेव्स होती है, दैट आर नॉन हार्मफुल वेव्स। कौन कौन समझा इस एक्साइटेशन के प्रोसेस को? ऑनलाइन में Yes, समझ पाए आप लोग? कौन समझा? कोई समझा सकता है?
बताओ, समझाओ, एक्साइटेशन क्या होता है? समझा दो मुझे, एक्साइटेशन बस क्या होता है? सर, एक बार इतना repeat दिखाई दे, हाथों से ही दिखा दे, डॉक्टर स्ट्रेंज बन जा। सर जैसे इतना पर्सनल क्या है इसमें? नॉर्मल न्यूक्लियस बना, उसके अराउंड क्या दिखा? हाँ यही वाला तो बताना। न्यूक्लियस है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बहुत बोरिंग सा। हाँ। वहां से हीट एनर्जी आई, फिर वो एक्साइट होगा तो और बड़े चक्कर लगा रहा है वो। हाँ, फिर उसको वो वापस बुला रहा है भाई। न्यूक्लियस कह रहा है आजा आजा, ठीक है, फिर वो उसको रिलीज कर रहा है, फिर वापस वापस अपनी जगह पर आएगा तो उसे एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, और वही एनर्जी क्या होगी? रेडिएशन। हाँ समझ गए, बोलो अब आप। सन में तो ये होता ही रहता है, सन में तो आप जानते हो कितनी हीट है, जिसके कारण, और उसमें है ही हाइड्रोजन और हीलियम, उसके अलावा कुछ है भी नहीं। और का एग्जांपल दो। मैंने इसका एग्जांपल ये लिखे हैं, इसका बनने का तरीका ये एक होता है, दूसरा तरीका बताऊं, वो होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, किस पर है? स्टैटिक पर है। इसे अगर आप बहुत ज्यादा तेजी से क्या करवाओ, एक्सेलरेट करवाओ, लगभग 10 की पावर 5 टू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड पर, तभी ये क्या बनाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये तो तुम्हारे 12th के कोर्स में ये पूरा पार्ट सही है। ये मैंने थोड़ा तुम्हें इसलिए बता दिया ये वाला प्रोसेस, क्योंकि ये तुम्हारे 11th के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, इसलिए मैंने ये वाला बता दिया तुम्हें। हाँ 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 हाँ, क्या कह रहे हो मेहुल? सर मतलब रेडिएशन यहाँ पे हीट एनर्जी जो एक्सपोज हुई है वो है। हाँ, यहां पर रेडिएशन क्या है? आपने हीट एनर्जी को वापस कैसे रिलीज किया? रेडिएशन के फॉर्म में। और रेडिएशन को मीडियम नहीं चाहिए होता है। क्या नहीं चाहिए होता है? मतलब वो बिना मीडियम के कहां आ जाती है? अर्थ पर। मजाक समझ रहे हो रेडिएशन को आप? नहीं, मजाक नहीं है। अब अगर आप बुक में एक डायग्राम देखो, जलते हुए अंगारों का डायग्राम, तो आपको मिलेगा कुछ मजेदार चीज। किसी को मिले जलते हुए अंगारे? नई बुक का 290, पुरानी बुक का 286। अरे यार, आपने वो नहीं देखा, लकड़ी जल रही है, उसमें तीनों चीजें हो रही है। किसने देखा ये? ऑनलाइन वाले कोई देख पा रहा है 286 या 290 पर जलते हुए लकड़ी? यस सर। यस सर। सही। यस सर। ये दी बेस्ट एग्जांपल लगता है मुझे। यहां पर तीनों चीजें कैसे हो रही? एक तो क्या कर रहा है, ठीक है, बड़ा ही बकलोल इंसान है, वो जलती हुई लकड़ी के बीच में लोहे का या मेटल का कुछ ला रहा है, रॉड सा। किसने देखा वो रॉड? पर अच्छी बात यह है कि उसने ग्लव पहन रखा है। देखो, ग्लव लग रहा है आपको? वही ग्लव है जो उसने पहन रखा है। फिर वो किसी के, सही है, वो खानदानी दुश्मन नहीं, पुराने जमाने में ऐसा करते थे, उन पर स्टैंपिंग करी जाती थी, ठीक है। जैसे ये मेरी मोहल्ले की, तो मैं इस पे स्टैंपिंग कर दूंगा इसके हाथों पे। वो नहीं करते थे मजदूरी वाले लोग? हाँ, KGF, वेरी गुड, समझ गए? तो वो चीज किसमें था? 3 इडियट। 3 इडियट में था ये? कॉलेज वाले। अबे वो अच्छा, चलो कोई नहीं। तो एक ये, दूसरा, हवा जो देखो, अंगारे जल रही है, हवा आ रही है एक तरफ से, क्या वो हवा गर्म होके आपके फेस पे लगेगी? अक्सर उसी का तो मजा लेते हैं हम। डे टू डे लाइफ में हम ज्यादा किसका मजा लेते हैं? कन्वेक्शन का। जैसे मान लो एसी बस है और ठंड में आप एसी बस के पीछे जा रहे हो, क्या होता है बताओ? कैसा मजा आता है कि नहीं? मेरे ठंड है, पता है क्यों? उसमें से गर्मी आती है एकदम से। किसने देखा हाथ वाथ गर्म, एकदम बॉडी गर्म? भाई मैं तो बता दूं, मजा आता है बहुत, ठीक है। पर वही गर्मियों में मजा बहुत गर्म रहता है वो। किसने देखा है? एसी बस के पीछे से बहुत तेज गर्मी से। तो वो भी एक टाइप का कौन सा प्रोसेस है? कन्वेक्शन प्रोसेस। पर रेडिएशन प्रोसेस क्या होता है? अब क्या हुआ, रेडिएशन कैसे हो रही है? कुछ एटम्स जो आसपास गैस में,
वो क्या हो गए, उन्होंने बाहर से हीट एनर्जी ली और वो क्या हो गए, एक्साइट हो गए, और उन्होंने क्या बनाई, रेडिएशन। क्लियर है? पर ऐसे कुछ ही एटम होते हैं। अब मैं बताता हूं सबसे ज्यादा रेडिएशन होता है वेल्डिंग। किसमें? किसने देखा है कि वेल्डिंग करने वाला बंदा एक काले कलर के चश्मे पहनता है या एक शीट लगाता है? किसने देखा है? सर कभी करवाई आपने वेल्डिंग? अगर कोई बंदा अपने आप को महाखातून ही समझ रहा है कि उसे लग रहा है कि मुझे रेडिएशन नहीं हुई, एक्चुअली क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी के कारण वहां पर हीट जनरेट होती है ना, जब भी इलेक्ट्रिसिटी के कारण हीट जनरेट होती है वहां बहुत सारी रेडिएशन निकलती है, क्योंकि बात बहुत खतरनाक, वहां स्पार्क्स होते हैं, बहुत ज्यादा वोल्टेज से करते हैं वो वेल्डिंग। तो वेल्डिंग जब वो कर रहे होते हैं तब सबसे ज्यादा बनने के चांस क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और खासकर की कौन सी रेडिएशन? जिसके कारण मना किया जाता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखे। सही है? समझना? कहते थे अगर आपने 10th ध्यान से पढ़ी होती और उसमें आपने पहला ही चैप्टर का पहला ही पेज सीरियसली लिया होता तो उसमें एक बात बताई गई थी कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाएगा तो उस टाइम पर डेजलिंग व्हाइट लाइट निकलेगी, और उस टाइम पे डेजलिंग व्हाइट लाइट से बचने के लिए आपको चश्मे पहनने पड़े। पढ़ा था आपने? ध्यान से अगर आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी तो आपको पता लगता कि क्या बोलते हैं, एक बर्नर है उसके ऊपर हम मैग्नीशियम रिबन जला रहे हैं टोंग की मदद से, और उसमें इतनी तेज व्हाइट लाइट निकलेगी कि प्लीज क्या पहन लो, चश्मे। क्यों? बताओ। सर ये चीजें स्पीकर में भी तो होती है, जो गाना सॉन्ग कोई बजाते हैं। जैसे पहली चीज कंडक्शन, तो उसमें वो होती है कि अगर उसके सामने कोई ग्लास का कुछ रख दो उसमें वाइब्रेशन ट्रेवल होगी और ग्लास का वो टूट जाएगा। सेकंड वन ये कन्वेक्शन, इसमें तो उस पर साउंड एनर्जी आ गई ना। हाँ तो सर साउंड एनर्जी में तो तीनों लेती है। साउंड एनर्जी, एक बात बताओ, साउंड एनर्जी कन्वेक्शन कब करती है? सर जब दूर हो इंसान, साउंड एनर्जी पता है कन्वेक्शन नहीं करती, वो हमेशा कंडक्शन करती है। एक्चुअली में वो वाइब्रेशन से ही ट्रेवल करती है। साउंड एनर्जी में ये दोनों होते हैं, ये नहीं होता। जब दूर बंदा साउंड एनर्जी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में कंडक्शन करती है। आप अभी साउंड के बारे में भी पढ़ोगे चैप्टर नंबर 14 में। साउंड में कन्वेक्शन नहीं होता, साउंड में तीनों को ही क्या बोला जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों को ही कंडक्शन बोला जाता है। और जो हम फोन से बातें कर रहा हूं, फोन से मैं इनके पास जो भेज रहा हूं वो मैं कौन सी भेज रहा हूं? रेडियो वेव्स भेज रहा हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा वीक वेव्स होती है, जिनसे कोई भी हमारी बॉडी को डैमेज नहीं होता। कन्वेक्शन हमेशा ही होता है, और भी बोलो ज्यादा से कम नहीं। सो हाँ बोलो। रेडिएशन के कॉलम में सबसे ऊपर वाली लाइन शाइन कर रही है। अच्छा, ऊपर वाली लाइन शाइन कर रही है। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। बस इतना लिख लो, EM waves, electromagnetic radiation does not require any medium। क्लियर है? ये लाइन लिख ली ना सबने? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसीलिए सन से क्या आ पाती है, और अच्छी बात है हमारे पास ओजोन लेयर है जो हार्मफुल लेयर्स को, हार्मफुल वेव्स को हटा देती है, सिर्फ किसको आने देती है? इंफ्रारेड और विजिबल लाइट। CFC जो होता है ना, बहुत पुराने जमाने में फ्रिज में यूज करी जाती है, आजकल कोई यूज नहीं करता उसे, और ना ही बनाया जाता, वो बैन कर दी गई है। सही है? CFC क्या होती थी? CCl2F2 नाम की एक गैस होती थी, ये वाली गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये अब इसका हटा दो, अब इसकी बात ही मत करा दो, क्योंकि अब सब क्या हो गया है, वो ओजोन लेयर वाला पंगा नहीं है। ठीक है? हमने उससे डील लगभग कर लिया और वो हील हो रहा है। क्या हो रहा है? हील। एनी डाउट आपको रेडिएशन का मतलब? मैं बार बार बोल, इन दोनों में मुझे पता है आप सब सीख जाओगे, क्योंकि ये इजी है। रेडिएशन थोड़ा मुश्किल है, एक्साइटेशन वगैरह, कि इलेक्ट्रॉन कैसे ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा और रेडिएशन क्रिएट करेगा। समझ में आया? मैं आपको अब थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। हाउ अ ट्यूबलाइट क्रिएट्स लाइट। सेम प्रोसेस होता है। ट्यूबलाइट में हम गिनी चुनी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। किसको पता है? ट्यूबलाइट के एंड पर दो ऐसे नीले किल्ले निकले हुए होते हैं। किसने देखा है कि अभी लगवाई है ट्यूबलाइट किसी ने? ट्यूबलाइट के दो, ये ट्यूबलाइट नहीं है बच्चों, इन पे मत देखो, ये एलईडी पहले वाले में होता था। जो पहले ट्यूबलाइट आती थी, जो बड़ी सी ट्यूब होती थी, उसके दो टिक्कू टिक्कू निकले हुए थे इधर,
किसने देखे हैं वो? उनको Yes, अंदर sir. डाल के घुमा के मजा करो। एक्चुअली में उस ट्यूबलाइट को तोड़ोगे ना तो उसमें से आपको नोबल गैस निकलती है, आर्गन, नियॉन, हीलियम। आपने ट्यूबलाइट कभी तोड़ना, हल्का सा चटकाना, आप उसमें से देखो गैस निकलेगी। CFL देखा है? CFL को भी हल्का सा चटकाना, कभी मुफ्त का मिल जाए तो उसमें से भी क्या निकल जाए, गैस निकलती है। हाँ हाँ, तभी चटका लो, कोई दिक्कत नहीं। आप खराब हो जाए तब चटका लेना, तब उसमें से गैस निकलेगी। वो गैस भी सेम पता है क्या काम करती है? बस इलेक्ट्रिसिटी की जगह सॉरी, ट्यूबलाइट में हीट एनर्जी की जगह क्या आती है? इलेक्ट्रिसिटी आती है, और वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? एक्साइट करती है। जब वो वापस आता है तो वो सिर्फ क्या बनाता है? विजिबल लाइट, क्योंकि उसमें ज्यादा नहीं दी जाती एनर्जी कि जिससे वो क्या बना पाए, ये 3 जगह नहीं बनाए देने देते। उससे हमेशा क्या काम लेता है? गामा रेस। तो मैं बता रहा हूं ना कि वो जो हीट रेट, जैसे जब आप हीट दोगे करीबन 5000-6000 डिग्री सेल्सियस, तब क्या बनेगी? गामा रेस। इतना डिग्री सिर्फ पता है हमारे कोर में और सन के अंदर है। अच्छी बात है ना? अगर बताओ नॉर्मल आपके घर पे हो जाए तो आप तो घर पे गामा रेस बनाना शुरू कर दो। हाँ, इसीलिए अच्छी बात है कि गामा रेस और एक्सरेस काफी ज्यादा टेम्परेचर पे बनती है। तो फायदा ये है कि हम लोग के घर पे अगर हम इतना टेम्परेचर पे किसी चीज को गर्म करेंगे तो अपने अंदर से क्या निकाल सकता है? गामा रेडिएशन। तो अच्छी बात है कि हम लोग जनरली इन तीनों से ज्यादा डील करते हैं, विजिबल, इंफ्रा और यूवी। हमारे लिए काफी हार्मफुल है, पर आपको पता है जानबूझ के यूवी पता है किसमें बनाया जाता है? पानी वाले वो कौन से होते हैं? आरओ, यूवी। किसने देखा है वो सब? किसी घर पे फिल्टर जिसमें आरओ और यूवी होता है। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस और यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फिल्ट्रेशन। मतलब पता है क्या होता है? बैक्टीरिया जो आता है ना, उनको यूवी रेज डाल के मारा जाता है। नहीं पता? कोई नहीं पीता फिल्टर वाला पानी। अगर आपने कभी वो ये वाला पानी भी आता है ना, इसके अंदर भरा हुआ पानी आता है, वो भी आरओ और यूवी वाला ही पानी होता है। वो भी कुछ ज्यादा नहीं करते काम, सिर्फ यूवी रेज डालते हैं और आरओ उसको कर देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब उसको 2-3 मेम्ब्रेन से पास करवा देता है। यूवी करने से फायदा क्या होता है? सारे बैक्टीरिया के। हाँ बोलो। हाँ, क्या सही क्वेश्चन पूछा। कॉकरोचेस में ऐसा क्या होता है? और बहुत सारे ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जिनके है ना ऊपर आपने एंटीना देखा है? कॉकरोच के ऊपर वो काफी बड़ा ही लंबा सा होता है। वो ऐसे ऐसे करते, किसको लगता है वो घिनौना सा, है ना? ये तो हमारी खा लेती है उनको। कहती है प्रोटीन। सही है। हाँ, तो एक्चुअली कॉकरोचेस के पास एक सबसे बड़ी पावर होती है, वो होती है उनके थर्मल सेंसर्स। कॉकरोच के ऊपर जो एंटीना होता है ना, वो कंटिन्यूअस थर्मल सेंसर को देखते रहते हैं। कॉकरोच तो इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर विजिबल लाइट भी आसपास हो ना तो वो नहीं निकलते बाहर। किसको पता है ये बात? जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो, कॉकरोच कहां भागते हैं? अंधेरे की तरफ, क्योंकि उन्हें एलर्जी है किससे? किसी भी तरीके की लाइट, किसी भी तरीके की रेडिएशन। और उनके ऊपर जो एक स्किन होती है ना, प्राइमरी स्किन, वो उनको रेडिएशन से बचाती। अक्सर जब भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट, तो कुछ लोग तो हीट से मरते हैं और कुछ लोग पता है हीट से नहीं मरते, बल्कि किससे मरते हैं? रेडिएशन। क्योंकि वहां इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, 5000-6000 डिग्री सेल्सियस, जिससे बहुत रेडिएशन निकलती है, गामा रे, एक्सरे, हर टाइप की रेडिएशन निकलती है, और वो ट्रैवल करती है लाइट की स्पीड से। पर उस केस में सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच की जो प्राइमरी स्किन होती है, वही रेडिएशन को क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है। समझ में आया बात? किससे? हम लोग नहीं बच सकते। हम लोग बच सकते हैं, पर हमारे पास अगर प्लेटिनियम इरेडियम का एक सूट हो तो। क्या? प्लेटिनियम इरेडियम का एक, आयरन मैन का सूट नहीं, प्लेटिनियम इरेडियम। क्योंकि एकदम प्लेटिनियम का जो सरफेस होता है ना, वो एनर्जी को रेडिएट अंदर आने से रोकता है, पर बाकी मेटल्स नहीं कर पाते ऐसा। याद रखना ये बात। हाँ चलो, मेरे को बात बताओ, किसको रेडिएशन क्लियर? एनी डाउट अबाउट रेडिएशन? कैसे बनती है ये भी पता है ना? किस चीज से बनता है?
एक्सेलरेशन और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो अच्छी बात। ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम अबाउट रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन? कंडक्शन में नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, कन्वेक्शन में देयर इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, एंड इन रेडिएशन नो पार्टिकल इज इन्वॉल्व्ड, देयर इज ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इन्वॉल्व्ड। मरीना आपको क्लियर है? मारिया यस नहीं, हमारे पास पिछले साल थी बच्ची मरीना। चलो अच्छी बात है। अब मैं आपको बताने वाला हूं, हेडिंग डालो, छोटा सा टॉपिक है, डेरिवेशन ऑफ कंडक्शन। डेरिवेशन ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन का डेरिवेशन कैसे करते हैं? उसके लिए आपको मेटल बार बनानी है। क्या बनानी है? देखो बच्चों, ऐसे एक रेक्टेंगल बनाना बड़ा सा, फिर एक और रेक्टेंगल बनाना बड़ा सा, फिर इसको इसको जोड़ दे। ये एक मेटल बार है, मतलब जैसे मेटल का रॉड आती है ना, वैसे ही मेटल की बार आती है। इससे रेलिंग वूलिंग बनती है। वो रेलिंग देखते हैं, लोग पकड़ के मस्त ऊपर चलते हैं इस तरफ से। इसमें एक्स क्या है इसकी बताओ? लेंथ। एक्स इसकी लेंथ है, क्लियर? इसका ए क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया। ए क्या है बताओ? मैं यहां लिख देता हूं, एक्स है लेंथ, ए है क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया एक रेक्टेंगल है या एक क्यूबॉइड है? रेक्टेंगल। मैं वो बता दूं, क्यूबॉइड इस पूरे का एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया सिर्फ वो एरिया होता है जहां से हीट देंगे। तो क्रॉस एरिया सिर्फ इसका एक क्या है? सिर्फ रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल। यहां लिख भी लेना कि एक रेक्टेंगल है बस। इसमें Q होगी हीट। क्या होगी? हीट। T होगा टाइम, T होगा, और कैपिटल T क्या होगा बताओ? टेम्परेचर। और इसके अंदर एक K होएगा जिसका नाम होगा कंडक्टिविटी। K होगा जिसका नाम होएगा कंडक्टिविटी। ये सारी चीजें नोट कर ली, 6 की 6। इसका फॉर्मूला काफी बड़ा होता है और लिटरली बहुत कम लोगों को याद रहता है, गिने चुने लोगों को। ऑनलाइन वाले सारे सुन रहे हैं मेरी बात अच्छे से? यस सर। वेरी गुड बच्चों, ठीक है। 2-3 मिनट की बात है, मैं आपको पूरा इसका डेरिवेशन करवा दूंगा 2-3 मिनट में, बस खत्म है। क्या? बस आपको मेरा साथ देना है और कुछ नहीं इसका डेरिवेशन करने के लिए। पहली बात बताओ, क्या हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स? क्या जितना बड़ा ये लेंथ होगा, जितना बड़ा लेंथ होगा, उतना हीट को टाइम लगेगा यहां से वहां तक जाने में? यस सर। आपको उतनी ही ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, पता है आपको? सही है। तो याद रखना आपको कि लेंथ हम चाहे कम हो, जिससे जैसे फॉर एग्जांपल एक 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 आप बाजार से बर्तन लाए जिसका नीचे का हिस्सा बहुत मोटा है, तो क्या ऊपर वाली चीज जल्दी गर्म होगी? क्यों नहीं? जाहिर सी बात है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, तो कौन? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला चक्कर है। सही है। तो ये बढ़ाओगे तो फिर ये कम ट्रैवल कर पाएगी, है ना? तो दोनों क्या है बताओ? समझ गए ये वाली बात? पहली बात समझ गए, ये कम होना चाहिए ताकि हीट जल्दी नहीं जाए। दूसरा, क्या ये बात सही है? एक वायर है, सिर्फ एक क्या है, और एक मोटी रोड है। मैं वायर को हीट कर रहा हूं तब इसमें से ज्यादा टेम्परेचर जाएगा या इस मोटी रोड से ज्यादा टेम्परेचर जाएगा? सर मोटी रोड से। पता है, पतली रोड जो है उसमें तो कम ही आएगा, तो कैसे हीट लेते हैं हम? ज्यादा पार्टिकल होंगे, तो धीरे धीरे सारे ले जाएंगे ना वो। बहुत जल्दी ले रहा है। नहीं नहीं, इसमें पता है क्या दिक्कत है? इसमें आते आगे जाते कितना रहेगा बहुत जल्दी। मान ले 2-4 पार्टिकल है बस, मान के चल 2-4 पार्टिकल, उनको हम नहीं
वो आगे दे रहे हैं, ठंडे होने के चांसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसमें अगर यहां से ठंडे हो भी रहे साइड साइड से, तो बीच वाले पॉइंट बेकार है, समझ रहे ना? इसको समझ करंट के फ्लोस। याद है जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होता था उतना ही इलेक्ट्रॉन जा पाते थे, उतना करंट ट्रेवल करता था। किसको याद है? यस सर। और पतले वायर में क्या करंट ट्रेवल करता था ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा होता था। समझ गए? तो यहां पर प्लीज ये जरूर याद रखना कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज्यादा एरिया आपको उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, पर पहुंचेगी भी उतनी ज्यादा। समझ गए? ये चक्कर है। क्लियर? तीसरा, टाइम। क्या हमें कुछ देर रुकना पड़ता है या तुरंत चीजें गर्म हो जाती हैं? आपको पता है, ये वैसे हम पता है 10th में भी जान चुके हैं, एक हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, I²RT। यस सर। इसके में भी हमने देखा था कि हीट जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसको पता है? टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि पता है किसी भी चीज को गर्म करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। कौन जानता है ये बात? है ना? और जितना आप टाइम दोगे उतनी ज्यादा हीट बढ़ेगी। क्लियर है? किसी भी मटेरियल में ही होता है, टाइम दो थोड़ा। ऐसा सही है? हमने चाय का पतीला रखा, फटाफट सारी चीजें डाली, 1 सेकंड के अंदर लो चाय बन। कच्ची चाय पियोगे? कच्ची चाय आप तो सब पी लोगे अलविदा। कॉकरोच नहीं छोड़ा जवाब में। क्या ये भी सही बात है? इस चीज को समझना ना ना, ये अलग चीज है। यहां T1 - T2 है। बताऊं क्यों? यहां टेम्परेचर ज्यादा है, यहां हॉट है। क्या है? और यहां क्या है? कोल्ड। कहते हैं एक किसी इंसान ने रॉड ली 100 डिग्री और 80 डिग्री वाली, एक किसी ने रॉड ली 100 डिग्री और 20 डिग्री वाली। बताओ किसमें हीट ज्यादा ट्रेवल करेगी? 100 से 80 वाली में या 100 से 20 वाली? मैं आपको बता देता हूं, 100 से जो 80 है ना, उसमें और अब हीट ट्रेवल नहीं करेगी। बताओ क्यों?